हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लर्निंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के एमसीक्यूज़ और ये है सेकेंड वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेक्शन 3 जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो 3 चीज़ें एक्सक्लूड करता है। स्टैंडिंग टिम्बर, जो कटी हुई लकड़ियाँ होती है वो, ग्रोइंग क्रॉप्स, घास, और ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रासेस। ठीक है, तो ये जो है वो एक्सक्लूड होता है। तो इसे हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर करेंगे या इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आंसर है मूवेबल प्रॉपर्टी। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जो स्टैंडिंग टिम्बर है, ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रासेस है, ये सारी एक जगह से काट के दूसरी जगह पे शिफ्ट की जा सकती है। तो इसीलिए ये सारी प्रॉपर्टी को मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्शनेबल क्लेम सेक्शन 3 में किससे कौन से अमेंडिंग एक्ट से मतलब वो इंक्लूड हुआ था? तो वो है अमेंडिंग एक्ट 1900। एक्शनेबल क्लेम का मीनिंग क्या है? एक्शनेबल क्लेम एक तरह का अनसिक्योर डेप्थ होता है जिसमें कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है। एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड हुआ, मेडिकल बिल हुआ, ये सारे जो बिल्स वगैरह हैं, इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। जैसे बैंक लोन्स होते हैं, तो बैंक लोन में हम अगर लोन लेते हैं तो हमें एक सिक्योरिटी के तौर पे कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी गहने वगैरह हमें देने पड़ते हैं, ताकि जब वो डेब्ट क्लियर हो जाए तो हमें वो सारी चीज़ें वापस मिल जाए। लेकिन एक्शनेबल क्लेम में जो होता है वो कोई सिक्योरिटी नहीं होती वहाँ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है कि मुस्लिम वोमेन, एक केस में मुस्लिम वोमेन ने अपने अनपेड डावर जो है उसके लिए क्लेम किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अनपेड डावर जो है एक्शनेबल क्लेम है। मतलब अनपेड डावर जो है उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, मतलब नहीं पेड हुआ तो नहीं पेड हुआ। तो ये किस केस में कहा गया था? तो ये आमिर हसन खान वर्सेस मोहम्मद नज़ीर हुसैन में कहा गया था। अनपेड डावर का मतलब होता है कि मुस्लिम लॉ में ये एक तरह का अमाउंट होता है जो हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है। क्वेश्चन नंबर 40, ये गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट, राइट टू वर्शिप और कॉपीराइट और राइट टू फेरी में राइट टू फेरी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। राइट टू फेरी जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये बेनिफिट मतलब जो है वो राइट टू फेरी का वो हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं लैंड से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब जैसे लैंड जो है वो मूव नहीं हो रहा एक जगह से दूसरे जगह पे, रिवर जो है वो भी वहीं पे है, सिर्फ क्या हो रहा है, जो फेरी है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है। तो इसीलिए हम लोग जो बेनिफिट जो है मतलब जो इन्जॉय कर रहे हैं वो सिर्फ लैंड बेनिफिट इन्जॉय कर रहे हैं। तो इसीलिए राइट टू फेरी जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ही कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, एक डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने में कितने विटनेसेस लगते हैं? तो आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन से सेक्शन में राइट टू री एंट्री जो है वो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है? राइट टू री एंट्री का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कि एक टेनेंट है और एक लैंडलॉर्ड है। तो टेनेंट जो है उसके साथ लैंडलॉर्ड ने एक एग्रीमेंट किया और वो एग्रीमेंट जो है वो ब्रीच हो गया। तो फिर जो प्रॉपर्टी जो है और जो आपका जो हाउस वगैरह जो भी होगा वो आपका ब्रीच होने के बाद वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली आपको लैंडलॉर्ड के पास आ जाएगी। तो वो ट्रांसफ़र नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह, मतलब नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, मतलब जो टेनेंट है वो दूसरे को नहीं दे सकता, वो ऑटोमेटिकली ऑनर के पास ही आएगी। तो वही है राइट टू री एंट्री, मतलब ऑनर जो है वो वापस री एंट्री कर सकता है उस प्रॉपर्टी में। तो ये मेंशन किया हुआ है सेक्शन 6B ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन से केस में प्रीवी काउंसिल ने ये कहा कि जो हिंदू रिवर्सिनर है, जो कि एक स्पेस सक्सेशनिस्ट भी है, उसमें वो लोग जो एक एग्रीमेंट होगा ट्रांसफ़र का, अगर वो फुलफिल नहीं होता, वो एग्रीमेंट नहीं होती है, तो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड कंसिडर किया जाएगा।
तो वो केस है आनंदा वर्सेस गौर मोहन AIR 1921 का। हिंदू रिवर्स इनर का मतलब मैं बता देती हूँ। एक जो पर्सन जिसको राइट मिलता है एक विडो का प्रॉपर्टी जो है उसको लेने का, उसे हिंदू रिवर्स इनर कहते हैं। स्पेस सचने से जो होते हैं वो मतलब जो डेड पर्सन जो है उसका जो प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाए तो उसे स्पेस सक्सेस कहते हैं। मतलब सिंपल मीनिंग ये है कि मतलब एक विडो है जिसने पूरी लाइफ अपनी एक प्रॉपर्टी उसके पास थी, उसने होल्ड की, ओके, और उसका एक लीगल हायर है। मतलब अगर उसे प्रॉपर्टी मिल जाती है तो वो लीगल हायर ही कंसिडर किया जाएगा। तो वो एक हिंदू रिवर्स इनर है जो कि वुमेन के डेथ के बाद मतलब वो प्रॉपर्टी जो है वो उसे मिलेगी, तो वो स्पेस सक्सेस। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो प्रॉपर्टी उसे नहीं मिली, चाहे वुमेन ने किसी ट्रस्ट को दे दिया, चाहे ऐसा कुछ भी, तो एक इम्प्लाइड एग्रीमेंट था कि मतलब वो प्रॉपर्टी उसे ही मिलेगी वो विडो की डेथ के बाद, लेकिन मिली नहीं तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। तो ये इस केस में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि मान लीजिए कि एक पर्सन है जिसने बहुत दिन से वो लापता है, उसके बारे में किसी को मालूम नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या उसे उसके भाई को दी जा सकती है? ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि लॉ में भी ये कहा गया है कि अगर कोई भी 7 साल तक अगर ना दिखाई दे, ना कहीं पे वो सुनाई दे, ना उसे मतलब उसके बारे में कुछ भी पता ना चले, तो उसे डेड कंसिडर्ड किया जाता है। तो ये एक वैलिड एग्रीमेंट होगा अगर प्रॉपर्टी जो है वो उसके भाई को दे दी जाए। क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं, जो पार्टीशन, सरेंडर, रिलीज, चार्ज, ये चारों में से कौन सी जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होगी? तो आंसर है आपका रिलीज़। अगर हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ें तो उसमें एक रिलीज़ डीड होती है। ठीक है, रिलीज़ डीड जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो एलिमिनेट कर देती है हमें सारे प्रीवियस क्लेम से, प्रीवियस डेब्ट से जो हम ये जो एक प्रॉपर्टी के ऊपर है। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक लोन का एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हम एक लोन लेते हैं बैंक से, तो ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो अपना प्रॉपर्टी बैंक को देता है। ठीक है, बैंक को देता है एज ए सिक्योरिटी। और जब वो लोन कंप्लीट कर ले, ठीक है, कंप्लीशन के बाद बैंक उसे एक रिलीज़ डीड देती है। रिलीज़ डीड में रहता है कि मैंने प्रॉपर्टी, बैंक ने वो प्रॉपर्टी जो है ऑनर की वो छोड़ दी है, तो वही है रिलीज़ डीड। क्वेश्चन नंबर 20 में ये सिंपल है कि मतलब ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं और इस कॉम्बिनेशंस में जो है वो कौन सा कॉम्बिनेशन गलत है? तो आंसर होगा डी, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी चैप्टर 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मेंशन नहीं किया हुआ है। होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।